सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीखो। अगर किसी व्यक्ति, किसी संगठन की आप पूरी ताकत से उसकी आलोचना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और किसी दिन अपनी ही समर्थकों की भीड़ को, यानी जिस अखाड़े के आप महंत हैं और सामने आपके शिष्यों का हुजूम है, और आप ये कह दें कि मैं जिनका विरोध करता था उन्हीं से सीखो, तो एक झटके के लिए सब स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी ने कोई हैरत अंगेज काम नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस की हार के अध्याय जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस भले ही आरोप लगाए कि वोट चोर, गद्दी छोड़, SIR, तमाम चीज़ें, लेकिन कांग्रेस भी ये जानती है कि ये कम से कम सच तो नहीं है इस मायने में कि केवल इसी कारण से कांग्रेस पिछड़ रही है। अब राजनीति में आपने कोई स्टैंड लिया है तो रातों रात हृदय परिवर्तन जैसा भी कुछ नहीं हिंदी फिल्मों की तरह घटेगा कि आप आंखों में आंसू भर के कहें कि मैं अपने सारे आरोप जो मैंने अब तक बीजेपी पर लगाए हैं मैं वापस लेता हूं और मुझे बहुत दुख है कि ऐसा ऐसा हुआ। ऐसी नाटकीयता तो सिर्फ नाटक में या फिल्मों में मिलती है। तो आपने जो कह दिया वोट छोड़, गद्दी छोड़, तो वो तो रहेगा, आप उसको स्टैंड करके चलोगे। लेकिन अब सिखाएं कैसे? वोट चोर करते करते तमाम बातें हो गई, लेकिन आप वहीं खड़े हैं। तो आरएसएस आ जाता है, और आरएसएस जबरन नहीं आ जाता है। आरएसएस कई बार बीजेपी के लिए भी, माफ कीजिएगा मैं बड़ी बात कह रहा हूं, कि एक सरप्राइज बनकर आ जाता है। बीजेपी को लगता जरूर है कि हमारा मातृ संगठन है, पितृ संगठन है, लेकिन कई बार क्योंकि कोई भी, वो माता पिता ही खुद क्यों ना हो, स्वयं ईश्वर क्यों ना हो, अगर वो ये कह दे कि शरद जी आपकी दिशा यहां थोड़ी भ्रमित है, आप पथ से अलग हट के जा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, आपकी सफलता संदेह के घेरे में है, तो शायद हम ईश्वर से भी बहस करने लगे, माता पिता से भी बहस करने लगे कि आप गलत हैं। तो कई बार बीजेपी के लिए भी आरएसएस सरप्राइज हो जाता है। कोई फैसला होता है आरएसएस की तरफ से, बिना थोपे एक मैसेज आ जाता है कि ऐसा करना उचित होगा, बाकी आप देखिए। और बीजेपी को लगता है कि अरे अब कह तो दिया है, माता पिता के समतुल्य हैं, कैसे पीछे हटें, लेकिन क्यों कह दिया, अब क्या करें, कैसे करें, ये तो सच ही बोल देते हैं। तो ये आरएसएस की वो शक्ति है जिसे बीजेपी तो मानती ही है, लेकिन अब कांग्रेस के एक ऐसे दिग्गज नेता ने माना है जो उसके मुखर आलोचकों में गिने जाते हैं, और ये कांग्रेस की रैंक एंड फाइल के लिए भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। आज इसी पर डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। अगर आपको सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीखो। क्या सीखो? कानाफूसी। सुना आपने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह की पाठशाला में क्या ज्ञान मिल रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की ये पाठशाला इंदौर में लगी, जहां उन्होंने हर मसले पर अपने ही अंदाज में नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसियों को सीख देते हुए साफ शब्दों में कहा कि उनको आरएसएस के लोगों से घर घर जाकर कानाफूसी सीखने की जरूरत है। दरअसल आरएसएस हमेशा से दिग्विजय सिंह का प्रिय विषय रहा है। वो गाहें बगाहें आरएसएस को निशाने पर लेते रहते हैं, तो कई बार तारीफ भी करते हैं। उनका अंदाज जरूर इस तारीफ में अलग रहता है। हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा यात्रा के दौरान का संघ से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को निर्देश थे कि वो आके मुझसे मिलें और बातचीत करें, तो लोग आके मिले, मुझे कोई एतराज नहीं था, मैं तो पूरी धार्मिक यात्रा थी। और मेरा उनसे यही प्रश्न होता था कि भाई मुझे संघ से केवल एक शिकायत है, तुम ये धर्म के आड़ में नफरत ना फैलाओ, देश को मत तोड़ो। एक बार देश टूट चुका है, फिर से तोड़ने कोई समाधानकारक उत्तर मिला उधर से आपको? जी, वो तो मुस्करा जाते थे कि देखिए अब आप, हम तो जानते हैं आपके विचार। जी जी। ये तो हुई राजनीति में राजा के नाम से पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह की बात।
लेकिन दिग्विजय सिंह आरएसएस को लेकर कुछ बोले और उस पर बीजेपी निशाना ना साधे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार भी बीजेपी ने कानाफूसी वाले बयान पर हमला बोला तो कांग्रेस दिग्विजय के साथ खड़ी दिखाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर के दिग्विजय सिंह जी ने यह तय कर दिया है कि संघ का जो काम करने का तौर तरीका है वो बहुत अंदर तक भीतर तक होता है, और इसको लेकर के नसीहत देने के नाम पर श्री दिग्विजय सिंह जी ने अपने ही दल के प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बात का ये मायना निकल रहा है कि जीतू पटवारी जी के प्रदर्शन और धरने और आंदोलन फ्लॉप हो रहे हैं, और उन्होंने कहीं पर निशाना और कहीं पर तीर छोड़ने की कोशिश करी है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा है कि घर घर जाकर लोगों से मिलें। आरएसएस के जिस तरह लोग जाते हैं, घरों में बैठते हैं, बातें करते हैं, उसी तरह अगर कांग्रेस के लोग भी लोगों से घर घर जाकर मिलेंगे, संपर्क करेंगे, तो इससे लोगों के संपर्क बनेंगे और आगे भविष्य में काम आएंगे। और मैं समझता हूं जमीनी राजनीति है, ऐसा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भले ही बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन ये सच्चाई है कि आरएसएस ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जो हर मैदान में उतरकर कई बार बीजेपी की बिगड़ी बात को बना देती है, तो कई बार कांटे की टक्कर में बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करती है। संघ के कार्यकर्ता खामोशी से आते हैं और अपने काम को अंजाम देकर खामोशी से निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिग्गी का आरएसएस ज्ञान कांग्रेस में फूंकेगा जान? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर हम कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो वो सिर्फ कांग्रेस के लिए ही एक रहस्य नहीं है, कई बार वो बीजेपी के लिए भी एक रहस्य होता है, क्योंकि संघ एक विचार समर्पित संगठन है, और विचार समर्पित संगठन के लिए विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिस विचार के साथ वो आगे बढ़ता है। और 100 सालों की संघ की ये यात्रा, जिसमें अनेक ऐसे उतार चढ़ाव हैं, जिसमें 2-2 बार प्रतिबंध लगना, आलोचना के बड़े दायरे, तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बाद भी अगर संघ आज अपने अस्तित्व, वजूद और पहले से कहीं अधिक ताकतवर भूमिका के साथ सामने खड़ा है, तो इसे आप कितना खारिज करने की कोशिश करेंगे और क्यों करें? बेहतर यह है कि आप समझें, समीक्षा आलोचना एक लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, उससे कोई भी परे नहीं है। जिस सनातन में ईश्वर को भी इससे परे नहीं रखा गया है, वहाँ किसी संगठन या किसी विचार को लेकर तो ये सोचा ही नहीं जा सकता। तो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जो उसके व्यक्तित्व के, संगठन के सकारात्मक पक्ष हैं उन पर भी जाने की कोशिश करिए। और दिग्विजय सिंह भले ही ब्याज स्तुति के अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं कि कानाफूसी सीखी है संघ से, तो उसके पीछे कुछ दूसरे मायने भी हैं कि संघ किस तरह की संगठन शक्ति खड़ा कर लेता है, कैसे एक विचार का निर्माण करता है और उसे जनता के बीच स्थापित कर देता है। ये सीखिए। कौन सीखे? कांग्रेस सीखे। हमारे सवाल देखें, क्या आरएसएस मॉडल अपनाने की दिग्विजय सिंह जी की सलाह कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? ये सलाह है या दिग्विजय सिंह का जो खास अंदाज है, जो छेड़ कर निकल जाते हैं, वो तो नहीं है। आरएसएस की कानाफूसी सीखने की सलाह दिग्विजय का तंज है या रणनीति है? क्या माइक्रो मैनेजमेंट करके कांग्रेस बीजेपी संगठन को चुनौती दे पाएगी? ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता बीजेपी की, सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग, उनका भी बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप? ये लगता तो एक तंज है, लेकिन तंज के साथ ही कहीं एक खींच भी दिखती है कि क्या करें आरएसएस का। हर जगह खड़ा हो जाता है ये हमारी जीत के बीच में, और एक विचार न सिर्फ क्रिएट करता है, उसकी स्थापना करता है, बल्कि लोगों के मन में उसको स्थापित भी कर देता है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात सही है कि है तो वो तंज ही, वो जाहिर है, और तंज के लहजे में ही वो बात भी कर सकते हैं। वो कोई आरएसएस की खुले तौर पे तारीफ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो बिहार के नतीजे आए हैं भाई शरद जी,
उसकी पृष्ठभूमि भी काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि वहाँ अगर आप देखें तो जो सीमांचल के 24 इलाके थे, उन 24 विधानसभाओं में से 14 एनडीए ने, मुस्लिम बहुल विधानसभाएं जो है वो एनडीए ने जीती है, और कांग्रेस जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बाद दूसरे नंबर पे है। तो वो जो हम देखते हैं उसका भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं भीतर इस बात का है विश्लेषण कि या आखिरकार मुस्लिम जो वोट है वो भी उनसे छिटका है, वो पहले नंबर की चॉइस नहीं है उनकी, ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग है। तो ये इस पूरी जो अगर हम आज की रणनीति देखें, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी लगातार बयान देते रहे हैं, हमने देखे हैं 2019 में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए कहा था कि वो आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसके लिए जासूसी करते। फिर 2023 में एक बयान आया था जो गोलवलकर गुरुजी के बारे में उन्होंने कहा था, और कोर्ट ने उनको लिखित माफ़ी के निर्देश दिए थे ठाणे में। तो ये सब उनके और बयानों का लंबा सिलसिला है, बाटला एनकाउंटर हो या दूसरे और तमाम मसले हो जिनको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती भी रहती है। तो वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रखरता के साथ वो प्रहार करते हैं संघ के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है इस बार एक रियलाइजेशन भी है, और कांग्रेस का भी जो एक इकोसिस्टम हम जिसको कह सकते हैं कि उनके बहुत जो लोग ट्रेनिंग देते रहे कांग्रेस के उसमें जाके, जो जर्नलिस्ट, वो भी इस बार कांग्रेस की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि मतलब कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन भी है। दिग्विजय सिंह जी जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो संघ के लोग उनके साथ चलते थे और उनसे बातचीत भी करते थे, और वो ये कहते थे कि हमने जैसा आपके बारे में सुना आप वैसे हैं नहीं। ये कह के दिग्विजय सिंह जी ने ये भी बताने की कोशिश की थी उस समय कि उनके बारे में जो छवि है वो संघ भी उससे चौंकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि गुजरात में जैसे ही मेरा प्रवेश हुआ तो फॉरेस्ट के कुछ अधिकारी मेरे पास आए, और उन अधिकारियों ने कहा आप कहीं भटक ना जाएं, तो हमसे कहा गया है कि हम आपको थोड़ा सहयोग प्रदान करें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को किसने कहा, तो उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कहा है ऐसा करने के लिए। तो राजनीति का ये चेहरा एक अलग चेहरा है। जब आप एक अराजनीतिक यात्रा पर होते हैं और बीजेपी के संदर्भों में कहें कि आप कांग्रेस के व्यक्ति हैं और एक नर्मदा परिक्रमा जैसी धार्मिक कह लीजिए या आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो मायने बदल जाते हैं। वहाँ अमित शाह जी का भी नज़रिया अलग होता है और संघ का भी अलग होता है। मौसम जी, एक टिप्पणी आपकी, कैसे देखती हैं आप? दिग्विजय सिंह जी संघ के मुखर आलोचकों में गिने जाते हैं अर्जुन सिंह जी के बाद। अब उनका ये कहना है कि सीखना है तो कानाफूसी सीखो, कैसे देखती हैं आप और क्या आपका कहना है? जी, मुझे लगता है आज दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो बात आई इसके कई मायने हैं, और प्रमुखता से जो बात समझ पर आती है अंततोगत्वा उन्हें भी कहीं ना कहीं अंतर्मन में इस बात का एहसास हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सारे स्वयंसेवकों के द्वारा जिस तरीके से त्याग समर्पण के माध्यम से काम करते हुए संगठन को गढ़ते हुए व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम सब आगे बढ़े हैं, और जो अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है और जो संघ के विचार दर्शन के साथ राष्ट्र प्रेम के साथ आगे बढ़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी की सतत सब हम देखते हैं जितने भी परिणाम आ रहे हैं उसमें विजय होती जा रही है, और यह उनकी स्वीकारोक्ति भी है। और कहीं ना कहीं इस बात को, क्योंकि आखिर तो मनुष्य मानव मन है ना कभी तो उन्हें सच को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये उनकी उस हताशा को भी दर्शाता है कि अब हम विफल हो। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता संघ के पदचिन्हों पर चल जाए, नकल कर ले, सब कर ले, मैंने पहले भी कई बार इस बात को कही कि नकल करके हम पास तो हो सकते हैं लेकिन मेरिट में नहीं आ सकते। और दिग्विजय सिंह साहब तो बड़े नेता हैं, उनका पूरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन अंत में वह उन्होंने अंतर्मन की बात को कह दिया, और इसलिए आज मुझे लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन की जो जरूरत है, वास्तविक जिस तरीके से कांग्रेस दिशाविहीन है जी, कोई विचार कांग्रेस के पास नहीं है, मजबूत नेतृत्व नहीं है, अंतर कला है, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के लिए सीख और आगे शायद कुछ हो जाए, इस मंशा के लिए दिग्विजय सिंह जी का ये बयान है। चलिए, आपने बड़े सकारात्मक संदर्भों में लिया इसको। जी, चौधरी साहब,
आपके दो प्रमुख नेता प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए, अब वो इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनके बाद अरविंद नेताम जी गए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आदिवासी नेता हैं, और दोनों के अनुभव सकारात्मक थे। किसी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की हमने अंदर जाकर वहाँ संघ के भीतर कई नकारात्मक चीज़ें देखी, और संघ का ये भी कहना है कि हम तो दिग्विजय सिंह जी को भी बुलाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को भी बुलाना चाहते हैं, वो आए तो दिग्विजय सिंह कहते हैं मुझे आज तक कोई चिट्ठी नहीं मिली संघ की तरफ से बुलाने की। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आज ये मुद्दा ऐसा है क्योंकि ये एक राजनीतिक संगठन है, थोड़ा सा इस पर एक परंपरागत आलोचना के दायरे से जी जी आपकी से धृष्टता कर रहा हूँ कि अपने गलतफहमी दूर कर लो आप। ये विशुद्ध राजनीतिक संगठन है, ये वही राजनीतिक संगठन है जिसने इस देश को पहला हिंदू आतंकवादी दिया। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि इन नेताओं को हो क्या जाता है, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह जी के लिए हाँ, तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहा हूँ, क्या है ये मतलब। और फिर दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति ने, राजा साहब ने एक नकारात्मक संदर्भ में किसी संगठन का उल्लेख किया है, किसी चोर से कहा कि यार ये तो बहुत ही आला दर्जे का चोर है, वो चोर गदगद घूम रहा है गद। अरे ये साहब, ये अच्छी तारीफ हुई क्योंकि उसकी हैसियत ही चोर की है, उसकी उपलब्धि ही चोर की है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे सर मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से, क्या मजाक बना रखा है आरएसएस। भाई जो संगठन के प्रमुख कह चुके हैं कि तेली, तंबोली और अन्य ऐसी जातियों को आज़ादी से क्या लेना देना। अरे ये क्या मजाक है। ये एक ऐसा संगठन है जो इस देश की राजनीति को इतने गर्त में ले गया है। ये संगठन कभी पर्यावरण पे नहीं बोलता, कभी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलता, किसानों की हालात पे नहीं बोलता। ये संगठन जो है जीवन से जुड़े स्पर्श करते मुद्दों पे कभी बात नहीं करता। हाँ, अखंड भारत बनवा लीजिए साहब, अजीब बात है। ये क्या मतलब आप। और मैं कहता हूँ कि हमारे नेताओं से, देखिए कोई भी सत्पुरुष, आपने प्रणब मुखर्जी का नाम लिया, किसी भी सत्पुरुष का इतिहास ही उसके पास होता है। वो कल कौन सी गलती कर बैठे भविष्य उसका नहीं होता, किंतु किसी चोर का गलती की उन्होंने महागलती कर दी क्या और क्यों की है ये तो अब चूंकि वो नहीं रहे इसलिए मैं हार्श टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है, वो मानती है, एक अच्छी कहावत है कि झाड़ू से झाड़ने से यदि लड़के की नज़र उतरती तो भाई ऐसा लड़का ही ना हो। यदि हम जैसे लोगों को आरएसएस से सीखना पड़े, आरएसएस से प्रेरणा लेनी पड़े, तो भैया हम ऐसी राजनीति से तौबा कर रहे हैं कि हम इतने और नहीं गिर सकते हैं कि हम ऐसे घटिया संगठनों से कोई सीख लें जिनका इस देश निर्माण में कोई योगदान नहीं, समाज निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जो किसी संघर्ष में, जनहित में आज तक खड़े नहीं होते हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के झंडे को नहीं मानते, 1.5-200 करोड़ के मकान, बिल्डिंगें बनी रहती हैं, इनका कोई खाता बही हिसाब नहीं है। ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। मैं बताऊं आपको, मैं अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पुलिसिंग बहुत आगे बढ़ी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि माफिया भी खत्म हो गया है। ये बिल्कुल उसी तरह का संगठन है, राजनीति का अंडरवर्ल्ड है, राजनीति का माफिया है ये। इसने देश को तबाह कर दिया, तोड़ दिया है, और आज जो देश में नफरत की आग लगी है, आज मडावी हिडवा को देख लीजिए, पूरा आदिवासी, पूरा जंगल जल रहा है। ये आरएसएस की देन है कि उन्होंने आदिवासियों को, हिंदू धर्म को तोड़ दिया। आज 10 करोड़ हिंदू जो हैं, हिंदू लिखने को तैयार नहीं है, सिर्फ आरएसएस के कारण। लेकिन इतना 1955 का मैं राजा साहब से विनम्रता पूर्वक असहमत हूं, और आइंदा से उनसे निवेदन है कि इतने घटिया दृष्टांत हमको ना दिया करें। 1955 का ये दृष्टांत बाबूलाल गौर जी ने बंसल न्यूज़ के साथ साझा किया था। एक श्रमिक कार्यकर्ता के तौर पर वहाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस का एक श्रमिक सम्मेलन था जिसे जवाहरलाल नेहरू संबोधित करने वाले थे। गौर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बंसल न्यूज़ से कहा कि मैं संघ के गणवेश में पहुँच गया और मुझे वरिष्ठ व्यक्तियों को पानी पिलाने का दायित्व सौंपा गया। मैं पानी पिलाने में जुटा ही था कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मंच से, जो नेहरू जी के पास थे, उन्होंने आवाज़ लगाई कि तुम क्यों संघ के गणवेश में पानी पिला रहे हो, हटो वहाँ से। नेहरू जी ने उतने ही जोर से उस कार्यकर्ता को कांग्रेस के डांटा और कहा कि वो जिस विचार के प्रति समर्पित है, उस विचार के गणवेश को पहने हुए है वो, और अपना काम कर रहा है, तुम क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। नौजवान, तुम अपना काम करते रहो। सहमति से हम आगे बढ़ते हैं, हम असहमति रखते भी हैं, लेकिन उसके पीछे, मैं नहीं कहता, ना मैं कहने का अधिकारी हूं कि चौधरी साहब ने किन शब्दों का प्रयोग किया। एक छोटी टिप्पणी आपकी, मौसम जी।
जी। आप और हम सब जानते हैं कि अगर संघ ने 100 वर्षों की यात्रा की है तो कितने समर्पण और सेवा के साथ की है, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं मतभेद। चूंकि कांग्रेस आज जिस तरीके के अंतर्कलह, असंतोष, असमंजस से जूझ रही है, अभी हाल ही हमारे आदरणीय चौधरी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, कितने बड़े नेता अगर वो कह रहे हैं उनका राजनीति का अनुभव है, लेकिन यही इनकी विसंगतियां हैं कि कैमरे में उन्हें राजा साहब से कहना पड़ रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स मत दे। यही हालत कांग्रेस की है और यही हालत कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदार भी है। और इसलिए हम तो सब यही कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, चाहे वो अलग अलग तरीके से कई क्षेत्रों में काम करता है, सिर्फ राजनीति के क्षेत्र के साथ आगे नहीं बढ़ता है। और इसीलिए इतने सारे अनुषांगिक संगठन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाहे वनवासी यहाँ जिस विचार को आप समर्पित हैं, चौधरी जी के द्वारा जिस विचार को आप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी अभी हाल ही में बरी हुई है, जो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। मैं जयप्रकाश जी की तरफ आता हूं। जयप्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं, जिस विचार के लिए समर्पित बीजेपी है उस विचार के साथ खड़े रहना उसका अधिकार है, चौधरी साहब जिस विचार के साथ खड़े हैं वो अपने उस विचार, बस इसमें एक बात और है कि मुझे लगता है कि भाषा का संयम बड़ा ज़रूरी है। हाँ, वो कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। कई बार जब संघ पर हमला होता है तो कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से बहुत ऐसी भाषा का प्रयोग होता है कांग्रेस के लिए, उसके नेताओं के लिए, जो ठीक नहीं लगती। लेकिन भाषा का संयम, आखिर मुझे लगता है कि कोई भी संगठन जो काम कर रहा है देश में, वो एक को सुहाता है, दूसरे को नहीं सुहाता है, लेकिन क्या वो जरूरी नहीं है? जी नहीं, मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं राजनीति को, चीज़ों को संभव बनाने की एक प्लेटफॉर्म मानता, बहुत कारगर प्लेटफॉर्म मानता हूँ, जो सभ्य समाजों में बहुत वर्षों के बाद प्रकट हुआ, बना, निर्मित हुआ। तो उसमें एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है बहुत स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, भाषा का बड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए। और ये तो सारी दुनिया में इस तरह के जो होते हैं कि भाई एक राइटिस्ट है, लेफ्ट विंग है, वो आपस में इस तरह की विचारधाराएं जो लोकतांत्रिक समाज हैं उनमें रहती हैं। तो दुनिया के, अगर हम यूरोप के भी देश देखें, वहाँ बड़े आराम से कभी राइटिस्ट आते हैं, कभी लेफ्टिस्ट आते हैं। अभी अमेरिका का ताज़ा उदाहरण है जयप्रकाश जी की, न्यूयॉर्क के मेयर, हाँ, ममदानी साहब, और ट्रम्प बगल थे, बाप उनको फासिस्ट कहिए या उनको, लेकिन ये आप आएंगे अगर काम करने तो एक मंच पर भी आएंगे कभी। ट्रम्प उसमें कह रहे हैं कि यस तुम कह सकते हो, है ना। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये होती है। हाँ, इसमें तो कोई दोराई नहीं कि एक स्तर से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है वो एक सच्चाई है, वो एक बड़ा संगठन है, उसकी व्याप्ति बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कांग्रेस काफ़ी सिकुड़ चुकी है, कांग्रेस को इस बात का रियलाइजेशन करना चाहिए। कहाँ सिकुड़ वो, और उसको अब क्या 4-5 राज्यों चुनाव हारना अलग विषय होता है, और हमारा वोट कई राज्यों में कांग्रेस, कई राज्यों में तो भाजपा ही नहीं है। आप क्या कहोगे? 600 लोग उन्होंने चुरा के अपनी सरकार बनाई, ये कह रहे हैं। अगर आप इस बात, एक नेता नहीं बना पाते, व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। 600 बिहार के जो चुनाव है, नहीं सर, ये संस्कार कहाँ से निकले 600 लोग चुराने के, खरीदने के? नहीं, आपका नजरिया है, नहीं उनका नजरिया। हम सुकड़ गए, ये आपका नजरिया हो सकता है। ये तो है, ये तो गजब की पूर्वाग्रह है भाई। ये तो मतलब मैं दुखी हो जाता हूं कि कांग्रेस सिकुड़ चुकी है। ये पूरे आंकड़े, अगर डाटा एनालिसिस, सबको आईना देखना पड़ता है, एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा। इतना दुखद मत करिए कि आप ऐसा लगे कि जर्नलाइज स्टेटमेंट भी नहीं होने चाहिए। माफ कीजिएगा, 84 में जो इंदिरा जी के निधन के बाद जो घटना घटी वो एक विस्फोट था। अब आप उसमें से कई मायने निकाल सकते हैं कि साहब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर दिया गया, लोगों को इस तरह से क्यों उनके खिलाफ एक्शन हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या वो संगठन नरसिंहार करने का आदी है? नहीं, ये अगर आप ऐसे निर्णय निकाल लेंगे। 1925 में इसकी स्थापना हुई
और 2014 में ये अपने रूस पे पहुंचा, तो हम क्या इसको उसी प्रकार निंदनीय करें? आपने नेहरू जी का उदाहरण दिया, आपने कितना अच्छा उदाहरण था। हमने कभी संघ मुक्त या बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं की, ये कहा उनके संस्कार हैं। नेहरू जी की उदारता देखिए, ठीक है हम आपसे असहमत हैं, किंतु आपको अभिव्यक्त होने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सुपठित राजनेता इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी को लेकर कोई टिप्पणी की हो मुझे याद नहीं आता, हो सकता मैं कम पढ़ा लिखा हूं, और मुझे जितना ध्यान आता है एक डाक टिकट भी निकाला है उनके लिए। तो आप अपने देश के वो लोग जो महापुरुष मत मानिए, उनको आप मत मानिए, छोड़िए। आप एक संगठन है, राजनीति करते हैं, लेकिन किसी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना, कल हम इंदिरा गांधी के लिए प्रयोग करें, महात्मा गांधी के लिए करें, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए करें, ये उचित नहीं है। गोडसे का नाम लिया, सावरकर का कतई बोलिए नाम नहीं लिया। जी बोलिए मौसम जी। जी संक्षेप में, बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड जी। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए, आज कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी रूप में बात करें, लेकिन आज जिस तरीके से उनके बड़े नेता के द्वारा बयान आया है, अरे कानाफूसी को तारीफ मान रहे हैं आप, और हमें किसी के सर्टिफिकेट की आश्चर्यजनक बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी और हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक सोच लीजिए क्या संस्कार है, सेवा के भाव के साथ चले। किसी को गाली दी जा रही है, तो हमेशा से रहा है गलत तरीके से बोलना, कभी भगवा आतंकवाद के नाम पर बदनाम करना, अलग अलग तरीके से संघ को। लेकिन पहला हिंदू आतंकवादी आपके संगठन से निकला, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। कहीं बाढ़ आए तो सबसे पहले स्वयंसेवक एक महात्मा की हत्या का आरोप है संगठन पर। हिंदू आतंकवाद का जो है, हम जनरलाइज स्टेटमेंट ना करें, क्योंकि ये चीजें स्वीपिंग स्टेटमेंट कई बार हो जाता है। नहीं सर बताइए, कानाफूसी क्या है? मैंने अच्छे संदर्भ में इस्तेमाल किया, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहा। एक आरोप तो आप साबित करके बता नहीं सकते क्यों? चलिए अब आगे नहीं हो पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस देश के लिए सबने अपने स्तर पर करने की कोशिश की। हो सकता है किसी का रास्ता दूसरे को पसंद ना हो, लेकिन क्या यह सवाल देश की जनता से पूछा जाता है कि क्या आपको संघ पसंद है कि नहीं है? और किसकी पसंद से चलेगा संघ? राष्ट्र की, देश की, या कांग्रेस किसकी पसंद से चलेगी? कांग्रेस ने अगर 40 साल शासन किया है तो क्या बीजेपी की सहमति थी उसमें? क्या बीजेपी के पहले 1980 के पहले जनसंघ की सहमति थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख ओहदेदार का तो मैंने बयान सुना है, जब हमने उनसे पूछा कि अगर राहुल जी और सोनिया जी राम मंदिर बनाते हैं तो उन्होंने कहा जय जयकार है उनकी। आपका ये भ्रम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संघ की तरफ से उनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये चीजें इतिहासकारों पर छोड़ दें, समीक्षकों पर छोड़ दें, और भविष्य पर छोड़ दें, वर्तमान पर छोड़ दें, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में अब तक मैंने देखा नहीं है कि जिसने कुछ ऐसा कृत्य किया हो जो बहुत चौंकाने वाला और बहुत दुखद हो, और फिर भी इतिहास उसकी जय जय गाथाओं से भरा रहा हो। तो ये चीज़ें कुछ संयम के साथ हम छोड़ें। आलोचना बीजेपी का धर्म है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस का संघ और बीजेपी के लिए खूब लड़िए, आप खूब लड़िए, लेकिन लड़ने के लिए चुभने वाले शब्द जरूरी हैं, शब्दों का स्तर नीचे चला जाए। दोनों के लिए कह रहा हूं मैं एक बात, एक आदमी की, एक पार्टी, एक संगठन के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर ये दोनों चीजें दोनों तरफ से ऐसी होंगी तो लोगों के मन में भ्रम होगा, और दोनों पार्टियों के प्रति बेचारगी का भाव भी होगा कि अब विचार समाप्त हो गया है, अब हल्के शब्दों की बौछार है। मत नमस्कार। सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीखो।